हाय वेलकम इन जय डिफेंस एस्पिरेंट्स। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें एनडीए एग्जाम में अप्लाई तो करना है बट इस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो आज का ये वन स्टॉप वीडियो आपको देने वाला है पूरी जानकारी अबाउट द यूपीएससी एनडीए 1 2025/NA एवं एनडीए 2 एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप रिपीटर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 2025 की पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन के साथ में मैं गुरकीरत हाजिर हूँ सेंचुरी डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट दी एनडीए 2025 एग्जामिनेशन। और ये जो वर्दी सुंदर सी आपको मेरे बाएं तरफ दिख रही है, अगर आप इस वर्दी को पहनना चाहते हो कक्षा 12th पास करने के बाद ही, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं और आप सही वीडियो देख रहे हैं जो आपको हेल्प करने वाली है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी तो आपको रखनी ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उसके बेसिक्स लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना होता है एंड सो ऑल थिंग्स। तो आज के जो वीडियो है इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, वी विल बी सीइंग एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, प्रोसीजर हम जानेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है एंड नोटिफिकेशन के बारे में भी पूरी चर्चा होने वाली है पूर्ण रूप से। और आप देख रहे हैं ना ये बगल में शिशिर सर विद स्टूडेंट शशांक। तो बस इसी तरीके से होता है जब आप अच्छा क्रैक करते हो एग्जामिनेशन और अच्छे पद पे पहुंचते हो, तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो आपको जीवन में अचीव करने को मिलती हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एक ओवरव्यू अबाउट द एग्जामिनेशन। ठीक है, जब आप बात करते हो एनडीए एग्जामिनेशन की तो आपने यूपीएससी का नाम सुना होगा, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी वो बॉडी है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो एनडीए एनए एग्जाम को करवाती है। एनडीए व एनए एग्जाम को करवाती है। कब करवाती है? साल में 2 बार करवाती है। 2 बार साल में इस एग्जाम को करवाती है। जब पहली बार इस एग्जाम को करवाया जाता है तो इसको बोला जाता है एनडीए एनए 1 एग्जामिनेशन, और जब दूसरी बार ये होता है तो इसको एनडीए एनए 2 एग्जामिनेशन बोला जाता है। पहली बार आपका ये जो एग्जाम होता है ये अप्रैल के माह में कंडक्ट करवाया जाता है, और दूसरी बार जब आप ये एग्जाम देते हैं तो ये सितंबर के माह में कंडक्ट होता है। तो साल में ये रहे 2 बार ये एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होते हैं। ठीक है जी, अब आइए आगे देखते हैं कि इस एग्जामिनेशन का जो एक जनरल प्रोसीजर है वो क्या कहता है और कैसे आप आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, प्रोसीजर की अगर आप बात करें तो यूपीएससी क्या करता है भाई, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन, ये क्या करता है, एक नोटिफिकेशन जारी करता है। भाई हर एग्जाम की एक नोटिफिकेशन आती है। अब आप सोच रहे होगे मैम कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे, इसके बारे में भी डिटेल में सारी वीडियो में ही डिटेल आपको मिलेगी। आप कितने साल के हो तब आप अप्लाई कर सकते हो, आपने क्या पढ़ाई करा, कितना मार्क्स हासिल किया, सब एक एक चीज बताऊंगी। तो पहले प्रोसीजर जान लो, ठीक है। पहले होती है आपकी नोटिफिकेशन रिलीज। नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद में क्या होता है भाई, आप अप्लाई करते हो, ठीक है, यूपीएससी में आप अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद में क्या आएगा, आपका एडमिट कार्ड आता है भाई साहब, ठीक है, एडमिट कार्ड आ जाता है आपका, एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड आने के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है, आइए उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। एडमिट कार्ड आने के बाद में आपका सबसे पहले जो कराया जाता है वो होता है रिटन एग्जाम। यूपीएससी के द्वारा एक रिटन एग्जाम कराया जाता है, जैसे जो मैंने बताया अप्रैल और सितंबर में। जो रिटन एग्जाम होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 किसका होता है, मैथ्स का होता है, और पेपर 2 होता है जीएटी का। अब आपके मन में प्रश्न होगा, यार हम तो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, हमने तो कॉमर्स ले रखी थी, क्या तब भी हम इस पेपर के लिए अप्लाई कर पाएंगे? हाँ जी हाँ, आप चाहे किसी भी माध्यम से पढ़ाई लिखाई आपने करी हो, आपने चाहे पीसीएम लिया हो, पीसीबी लिया हो, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी सब्जेक्ट लिया हो, बस आप रिकॉग्नाइज्ड अगर इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। यही ब्यूटी है यूपीएससी के इस एग्जामिनेशन की। तो आपके ये 2 पेपर्स हो गए। पेपर्स की क्या डिटेल्स है ये भी बताऊंगी, आगे सब है, बस अभी एक जनरल ओवरव्यू समझ लो आप क्या है। जब आपका ये पेपर हो गया, पेपर के बाद क्या आता है भाई साहब, रिजल्ट आता है, और अगर रिजल्ट में आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको आता है एसएसबी का कॉल लेटर। क्या आता है, एसएसबी का कॉल लेटर। और एसएसबी के कॉल लेटर के बाद में आपको कहाँ जाना होता है, अब एक नया अध्याय शुरू हो जाता है जिसमें आपको एसएसबी देने के लिए जाना होता है। अब एसएसबी क्या है, ये एक इंटरव्यू होता है। जैसा हर गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के बाद में एक इंटरव्यू कराया जाता है, वैसे ही एनडीए एग्जाम को जब आप क्रैक कर लेते हो रिटर्न तो एक इंटरव्यू होता है, वो होता है एसएसबी इंटरव्यू। लेकिन खास बात क्या है कि ये 5 डेज का इंटरव्यू प्रोसेस होता है।
5 दिन का इस इंटरव्यू प्रोसेस के 2 फेजेस होते हैं। एक होता है फेज 1, एक कह लो फेज 2। फेज 1 क्या होता है? स्क्रीनिंग राउंड होता है, जो सुना होगा भैया, सबको बहुत डर लगता है इस राउंड से कि पहली बार स्क्रीन इन हो जाए, उसके बाद जो है बाकी के टेस्ट देने को मिलेंगे। तो स्क्रीनिंग में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, फेज 1 में क्या होता है कि 200 बच्चे रिपोर्ट किए, 2 एग्जाम होते हैं, OIR और PPNDT। अगर आप स्क्रीनिंग में सिलेक्ट हो जाते हो तो उसमें से क्या होता है कि 200 में से 40-50 बच्चे छट के फेज 2 में चले जाते हैं, जिनका अगले 4 दिन तक इंटरव्यू चलता है। और मानो आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो सब चीज़ें करके, तब उसके बाद क्या होता है, भाई इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद में आपको टैग मिल जाता है कि आप क्या हो, रिकमेंडेड हो। देखा होगा आपने वो SSB चेस्ट नंबर बच्चे जो पहन के रखते हैं और जिनको ये प्यारा सा खूबसूरत सा ड्रीम प्लस साइन मिल जाता है। वैसे तो आदमी दूर ही भागता है अस्पतालों से, लेकिन फौज के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं ऑफिसर पद पर, उनके लिए ये उनका फेवरेट और मोस्ट मैनिफेस्टेड प्लस साइन होता है। रिकमेंडेशन पाने के बाद में क्या होगा भाई साहब? रिकमेंडेशन पाने के बाद में आपके मेडिकल्स होंगे। मेडिकल का भाई जो भी प्रोसीजर होता है, एक बार में क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर होगा तो टेम्प्रेरी रिजेक्शन मिलेगा, TR मिलेगा, TR के बाद में फिर जाओगे, ठीक है, RMB AMB रहता है, वो एक अपना प्रोसेस होता है, वो सब बता दूंगी। और सिंपल बात है यार, अगर इन सब का 1 पॉइंट सॉल्यूशन चाहिए तो कहाँ आना है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आना है, जहाँ A to Z आपको पूरी चीज़ों के लिए हम गाइड करते हैं। मेडिकल्स के बाद में आती है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है, और मेरिट लिस्ट आती है जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है। मेरिट लिस्ट में अगर आप मेरिट इन हैं तो डेफिनेटली फिर आप कहाँ जा रहे हैं? फिर तो आप वहाँ जा रहे हैं जो आपकी मोस्ट मैनिफेस्टेड ड्रीम अकेडमी है, दैट इज़ DNDA। आप पहुंच जाते हो फिर और वहाँ से अपने सपनों का आगाज़ करते हो। भाई अब NDA जाने के बाद क्या होता है उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। NDA जाने के बाद का क्या प्रोसेस है, आइए इस पे भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। NDA जाने के बाद में क्या होगा इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। NDA जाने के बाद में क्या होगा? NDA जाने के बाद में आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है ना। सपोज कि आप अपनी ड्रीम अकेडमी द नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच चुके हो पुणे। NDA में क्या होगा? पुणे जाओगे, पुणे में क्या होगा? आपकी 3 इयर्स की ट्रेनिंग होती है, 3 साल की ट्रेनिंग, और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद फिर क्या होगा? आपकी ट्रेड ट्रेनिंग होती है। अब सिंपल है, अब आइए थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि है क्या। ठीक है, ट्रेड ट्रेनिंग क्या होता है। अब NDA एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो 12th क्लास के बाद आपको कराया जाता है बाय द, ठीक है, UPSC आपके लिए होता है, जिसमें आप चाहे आर्मी ज्वाइन करिए, ठीक है, चाहे आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करिए, चाहे आप इंडियन नेवी ज्वाइन करिए, ठीक है, तीनों में से कोई भी सर्विस आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ठीक है, ये क्या होता है, ये सब जब आप एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हो उसमें प्रेफरेंसेस देने होते हैं। सबके लिए एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल सेम होता है, इट इज़ एवरीथिंग इज सेम, चाहे रिटन एग्जाम हो, इंटरव्यू कुछ भी हो, बट एट दी एंड जब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है तो एयरफोर्स आर्मी के आधार पर आपको फिर बुला लिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, 3 साल की ट्रेनिंग NDA में होगी और 1-1 साल की जो बची ट्रेनिंग है, जिसने आर्मी के लिए प्रेफरेंस डाला होगा वो आर्मी में ट्रेन होने के लिए जाएगा। कहाँ पे? इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है जी, यहाँ तक वर्दी और सब कुछ सेम होता है, बट अब 3 साल के बाद में यहाँ आप अपने रिस्पेक्टिव एकेडमीज के अकॉर्डिंग आपकी यूनिफॉर्म्स हो जाती हैं। एयरफोर्स के लिए आप IFA चले जाते हो, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, एंड नेवी के लिए आप चले जाते हो इंडियन नेवल एकेडमी। फिर यहाँ से 1 साल बाद आप जब पास आउट होते हो, आपकी पासिंग आउट परेड होती है और फाइनली आप क्या हो जाते हो? कमीशन हो जाते हो इनटू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और ये जो परमानेंट कमीशन आपको मिल जाता है टिल दी एज ऑफ रिटायरमेंट तक। गेटिंग माई पॉइंट? होप यहाँ तक सब क्लियर है। अब चलो आ जाओ फटाफट से डीप इनटू द फैक्ट्स डाइव इन करते हैं। सो फटाफट से देख लेते हैं कि भाई एज लिमिट क्या होनी चाहिए फॉर द NDA एग्जामिनेशन। बेस्ट पार्ट क्या है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता है। मैं बेसिक क्राइटेरियाज पे बात करते हुए आपको वीडियो में आगे लेके जाती हूँ। एज है, अब जो बच्चा 16.5 से 19.5 साल का है वही NDA एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक इफ है कि रिटन एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट एज 18.5 होगी। ठीक है, 19.5 साल जो है ये लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की, लेकिन रिटन एग्जाम में अप्लाई करने के लिए ये लास्ट डेट है, तो इसका ख्याल रखना है। नेक्स्ट, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अब अगर आपको आर्मी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, अगर आप इंडियन आर्मी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपने 12th क्लास पास करी होनी चाहिए, किसमें? 10+2 के किसी भी
स्टेट एजुकेशनल बोर्ड यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक, बस अब इसमें क्या है, कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आप पीसीएम के हो, चाहे आप पीसीबी के हो, चाहे आपने आर्ट्स ले रखा हो या आपने कॉमर्स ले रखा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप अगर किसी भी स्ट्रीम के हो, आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपको नेवी के लिए ज्वाइन करना है, फिर वही है भाई, 12th क्लास पास होनी चाहिए। बस यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया उन्होंने कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए आपका 12th क्लास में, अगर आपको नेवी में जाना है, क्योंकि देखो टेक्निकल नेचर की जॉब होती है। ठीक है, तो सिंपल है, तो उन्होंने सिंपल कर दिया क्राइटेरिया। एयरफोर्स में भी यही है, 12th पास होनी चाहिए, बट क्राइटेरिया वही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। ठीक है जी। अब एक सबसे बूंद स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि जो 12th अपियरिंग के बच्चे हैं, ठीक है, वो भी इस एग्जाम के सितंबर अटेम्प्ट से जो हमें हेल्प करने वाली हैं। अब देखेंगे एनडीए रिटन एग्जाम के बारे में क्या अपडेट्स है हमारे पास में। ठीक है, एनडीए में मैंने क्या बताया था, आपके 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का और एक जीएटी का। मैथ्स कितना होता है, 120 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं और जीएटी में 150 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स का जो पेपर है वो 300 नंबर का होता है, जीएटी का पेपर होता है 600 नंबर का, तो इन टोटल 900 नंबर का आपका रिटन होता है। ठीक है, मैथ्स का जो पेपर है वो 2.5 घंटे का होता है, जिसमें 150 मिनट आप कह लीजिए। ठीक, सेम जीएटी का भी 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 मिनट का। इसके अलावा जो एसएसबी इंटरव्यू है वो भी आपका 900 नंबर का होता है। तो टोटल जो एनडीए का एग्जाम होता है वो 1800 नंबर का एक एग्जाम होता है। 900 रिटन के नंबर होते हैं, 900 इंटरव्यू के नंबर होते हैं। और इस एग्जाम में क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, आइए नेगेटिव मार्किंग के ऊपर देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्जाम में। चाहे आप मैथ्स की बात कर लो, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और जीएटी के पेपर में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और कुछ 1-2 चीज़ें और रिटन एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको पेपर 1 मैथ्स देना है और पेपर 2 आपको देना है जीएटी का। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया इसमें बेसिक नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है। लेकिन इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो बच्चों बहुत देर में समझ पाते हैं, वो ये होता है कि सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ बहुत ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम में पास करना। अब ये क्या है, इसके ऊपर आइए चर्चा कर लेते हैं। सेक्शनल कट ऑफ कहती है कि अगर आप, सिंपल सी बात है, 2 पेपर हैं तो दोनों पेपर में पास होना ज़रूरी है। जैसे आज तक हम स्कूल में एग्जाम्स देते थे, तो स्कूल में हर सब्जेक्ट में लाइक 40% मार्क्स लाना कंपलसरी था, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। बस उसी तरीके से मैथ्स के एग्जाम में भी आपको मिनिमम उतने % मार्क्स लाने होते हैं, और जीएटी में भी पास होने के लिए। प्लस ओवरऑल मेरिट में अगर अच्छा टॉप करना है तो मार्क्स तो आपको अच्छे खासे चाहिए। लेकिन अगर मिनिमम मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा कोई कॉमर्स का है, ठीक है, वो चाहता है इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई करना, तो उसने देखा कि यार मैंने 12th क्लास की मैथ्स तो पढ़ी नहीं, लेकिन सिंपल है यूपीएससी का कहना कि अगर आपने 12th की मैथ्स नहीं पढ़ी, आप सेक्शनल कट ऑफ माने कि 25% नंबर आप यहाँ पर ले आइए और बाकी आप अच्छा स्कोर यहाँ कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसने मैथ्स में अच्छा नहीं किया और जीएटी में पूरे मार्क्स भी आते हैं, तो भी वो बच्चा फेल माना जाएगा। तो सिंपल है, जब आप तैयारी कर रहे हैं, और मिनिमम जो सेक्शनल कट ऑफ है वो कितनी है, 25% है दोनों की। माने कि अगर आप मैथ्स की देखें तो मैथ्स में अगर 120 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो 120 का 25% आपको मिनिमम सॉल्व करना है ताकि आप पास हो जाए। और जीएटी में भी आपको यही क्राइटेरिया फॉलो करना है ताकि आप पास कैटेगरी में आ जाइए। लेकिन ओवरऑल आपको कम से कम अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा एनडीए में, ताकि आपका रिटन एग्जाम अच्छे से पार हो। और अच्छा स्कोर क्या होता है, 450 से ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे ताकि एक अच्छे स्कोर पे आप रिटर्न को ले आइए। क्योंकि एसएसबी के जो मार्क्स है 900, ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके परफॉर्मेंस बेस्ड मार्क्स होते हैं, जिसपे अगेन आपको खुद ही अच्छे से परफॉर्म करना होगा, तो आपको बोर्ड मार्क्स देता है। फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन ऑफ द मार्क्स से आपकी ओवरऑल मेरिट ऑर्डर डिसाइड होती है। होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आइए बात कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जिसमें कि हम एसएसबी इंटरव्यू के ऊपर भी आपको थोड़ा सा बता दें। ठीक है, रिटन का आप होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और डिटेल सिलेबस क्या आता है, मैथमेटिक्स में क्लास 11th और 12th की मैथ्स आती है, जीएटी में 10th क्लास से लेकर 12th क्लास के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। जब आप बात करते हो मैथ्स की, तो यहाँ पर सिंपल है, 11th और 12th क्लास की मैथ्स आती है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है जी। जब आप बात करते हो जीएटी की, तो जीएटी में आपके कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, जीएटी में आता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, ये हो गए सब्जेक्ट्स। उसके साथ साथ में हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक, फिर आपका आता है फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायो, ठीक है जी। फिर आता है आपका जनरल नॉलेज और फिर आता है आपका करंट अफेयर्स। तो यहाँ से इतने आपको टॉपिक्स पूछे जाते हैं। डिटेल्ड पूरा सिलेबस अगर आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, जहाँ आपको डिटेल सिलेबस का पता चल जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आप यहाँ का और यहाँ का, आप किसी की मैथ्स वीक है तो थोड़ा मैथ्स में 25-30% नंबर ले आइए, और ओवरऑल आप अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जीके और करंट अफेयर से अपने स्कोर को बूस्ट कर लीजिए। तो ये फिर एक स्ट्रैटेजी अपनी पर्सनलाइज बन जाती है कि हमें अपना स्कोर बूस्ट कैसे करना है और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो आइए अब आगे चर्चा कर लेते हैं हम अपने एसएसबी इंटरव्यू के बारे में कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। शॉर्ट में ही बताऊंगी ताकि समय ना वेस्ट हो और एक बार पूरी वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। एसएसबी इंटरव्यू रिटन क्लियर हो गया, उसके बाद कॉल आता है, 5 डेज का इंटरव्यू होता है, ठीक है जी। डे 1 की बात करते हैं, डे 2 की बात करेंगे, डे 3 की बात करेंगे, डे 4 की बात करेंगे, डे 5 की बात करेंगे। डे 1 में आपके 2 टेस्ट होते हैं जिनको नेमली बोला जाता है OIR टेस्ट एंड PPNDT टेस्ट होता है। OIR मतलब वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का टेस्ट होता है। PPNDT में एक बेसिक प्रोसेस होता है, एक पिक्चर दिखाई जाती है, उस पर आपको एक स्टोरी बनानी होती है, ग्रुप डिस्कशन करना होता है। इन दोनों टेस्ट के आधार पर आपका स्क्रीनिंग होता है। 200 बच्चों में से मानिए 40 बच्चे, 50 बच्चे उन्होंने स्क्रीनिंग किए और ये बच्चे बाकी वाले वापस घर चले जाते हैं। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फिर वो बाकी डेज में कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में डे 2 में टेस्ट होता है, साइक टेस्ट होता है आपका, ठीक है। साइक टेस्ट होता है और साइक टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, टैट, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट व सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है। इन सारे टेस्ट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन मेरे एक वीडियो है जिसमें सिर्फ मैंने एसएसबी इंटरव्यू के बारे में डिटेल में बताया है, वो आपको दे दूंगी, आप डेफिनेटली चेकआउट करना मत भूलेगा, वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। ये टेस्ट होते हैं, बहुत सिंपल है। आर्मी की जो एसएसबी होती है और नेवी के एसएसबी में ये वाला जो साइकोलॉजी टेस्ट है ये दूसरे दिन होता है। एयरफोर्स के एसएसबीज में ये टेस्ट पहले ही दिन कंडक्ट करा लिया जाता है। बेसिक टेस्ट होता है, टैट में आपको 12 पिक्चरें दिखाई जाती हैं जिसमें से 11 पिक्चरें आप देखते हो, उन पे स्टोरी लिखते हो और एक ब्लैंक स्लाइड होती है, अपने मन से स्टोरी बना के लिखनी होती है डोजियर में। फिर WAT में आपको 60 वर्ड्स दिए जाते हैं जिन पे 15-15 सेकंड में आपको एक सेंटेंस बनाना होता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको 60 सिचुएशंस दी जाती हैं डेली लाइफ की, जिसपे आपको अपने सॉल्यूशंस लिखने होते हैं कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको अपने बारे में 5 एस्पेक्ट्स के बारे में बताना होता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप क्या अपने अंदर इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। ये सारा गाइडेंस रहता है जो कि सेंचुरी डिफेंस एकेडमी के एसएसबी पैनल मेंटर्स की जो टीम है वो आपको प्रोवाइड करती है। डे 3 और डे 4 में किसी एक दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो कि इंटरव्यू लिया जाता है। ये इंटरव्यू 30 मिनट से लेके 1.5 आवर्स तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों ही दिन डे 3 और डे 4 को GTO टास्क होते हैं, इसमें ग्राउंड टास्क होते हैं, ठीक है। ग्राउंड में आपको बहुत सारे टास्क होते हैं जो कंडक्ट कराए जाते हैं, ग्राउंड भी प्लस इंडोर भी। तो कैसे टास्क होते हैं आइए इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहले होता है ग्रुप डिस्कशन, फिर आता है आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, इसके बाद में आपका आता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क। उसके बाद में होता है आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस और उसके बाद में आपका आता है कमांड टास्क, ठीक है जी। प्लस एक टॉपिक और छूटा विच इज लेक्चरेट का। तो इतने टास्क होते हैं जो आपको आपके GTO के ऑफिसर ऑन द ग्राउंड कराए जाते हैं। बहुत बेसिक सिंपल इजी टास्क होते हैं। ग्रुप डिस्कशन में पता ही है आपको क्या होता है, 2 टॉपिक दिए जाते हैं, GD कराई जाती है। GP में भी एक प्रॉब्लम दी जाती है स्लाइड पर, उसका आपको सॉल्यूशन देना होता है। 4 प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं, आप कैसे कैसे करके प्रायोरिटी वाइज उनको रिजॉल्व करते हैं। PGT, HGT, FGT ये एक जैसे टास्क होते हैं। इसके अंदर फट्टा, बल्ली और रस्सी के माध्यम से आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं, जिनको आपको पास करते हुए आगे की तरफ बढ़ना होता है और अपनी टीम को बढ़ाना होता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उनको आपको 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस फन के लिए होती है, ग्रुप के साथ में आपकी बॉन्डिंग, आपके इनिशिएटिव्स को चेक करने के लिए। कमांड टास्क आपके इंडिविजुअल लेवल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कराया जाता है। लेक्चरेट आपके बेसिक स्पोकन स्किल्स कह लीजिए या आपका नॉलेज बेस्ड स्किल्स कह लीजिए, आपका कितना कॉन्फिडेंस है इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप बात करने का, कन्वे करने का, इन सारे पैरामीटर्स को रिव्यू करने के लिए कराया जाता है, ठीक है जी। इसके बाद में जो लास्ट होता है डे 5, इस दिन क्या होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि इतने टेस्ट के बाद में अब ये रिजल्ट का दिन होता है। इस रिजल्ट के दिन में ये डिसाइड होता है कि आपको ये प्लस साइन मिलना है कि नहीं, और फाइनली आपका रिजल्ट आ जाता है। अब इसी में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंडियन एयरफोर्स के
फ्लाइंग ब्रांच के लिए होते हैं या एविएशन के लिए जिनका सिलेक्शन होता है, तो उनका एक अलग से टेस्ट होता है, इसी दिन होता है या 6 डे हो जाता है, वो फ्लाइंग के सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होता है, विच इज नोन एज CPSS। या ऐसा भी हो सकता है इसके लिए आपको अलग से बुलाया जाए, विच इज कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम टेस्ट। और ये टेस्ट क्या होता है, वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट होता है। अगर आप एक बार इस टेस्ट को दे दिया, पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो अगली बार अगर आप बाई चांसेस SB में गए, दोबारा मेरिट आउट हो गए मान लीजिए, दोबारा गए, तो भी आपसे ये टेस्ट नहीं कराया जाएगा। सो इट्स जस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट विच इज द अपॉर्चुनिटी विच इज गिवन बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो होप यहाँ तक आपको पूरा प्रोसीजर क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वैकेंसी वाला पार्ट। ठीक है, टेंटेटिव वैकेंसीज बता देती हूँ। टोटल जो आपकी वैकेंसीज होती है वो इतनी निकलती हैं हर एग्जाम के लिए। तो आर्मी में 208 सीटें मेल्स की हैं, फीमेल्स की 10 सीटें हैं। इंडियन नेवी के लिए 42 मेल्स की 12 फीमेल्स की सीटें। एयरफोर्स में 120 सीटें मेल्स की 6 सीटें फीमेल्स की हैं। एंड साइमल्टेनियसली नेवल अकेडमी भी होता है, जो बच्चे नेवल अकेडमी को चूज करते हैं वहाँ पे 25 सीटें होती है। अब आप सोचोगे मैम ये अलग से नेवल अकेडमी में 25 और 7 सीटें क्या हैं, इसके बारे में भी बता देती हूँ। अभी तक तो ये पूरा मैंने ND-NA एग्जाम के रिटर्न के पूरे प्रोसेस के बारे में बताया। अब जब आप नेवल अकेडमी की बात करते हो ना, तो जब आप नेवल अकेडमी के लिए जाते हो तो होता क्या है कि जो बच्चे ये सारी प्रक्रिया से गुजरते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो NDA में 3 साल की ट्रेनिंग करते हैं, फिर 1 साल की ट्रेनिंग मानो नेवी में ही जाना है तो इंडियन नेवी में करेंगे, INA एजिमिला में करेंगे। बट जो नेवल अकेडमी बच्चे चूज करते हैं उनका क्या होता है, प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में उनकी ज्वाइनिंग इंडियन नेवल अकेडमी होती है, यानी 4 साल की रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग उन्हें इंडियन नेवल अकेडमी ही करनी है अदर देन बाकी स्टूडेंट्स की तरह। सो दिस इज द ओनली बेसिक डिफरेंस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवेंट्स एंड डेट्स। NDA 1 का जो नोटिफिकेशन है वो 11 दिसंबर 2024 को आने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म भी 11 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ओपन रहेंगे। न्यू ईयर से पहले पहले भर देना बच्चों। एंड एग्जाम आपका 13 अप्रैल को है। ठीक है, 13 अप्रैल मतलब बैसाखी वाले दिन एग्जाम है आपका। सो गुड डे फॉर अ गुड स्टार्ट। NDA 2 2025 28 मई को आपका नोटिफिकेशन आएगा। 28 मई से 17 जून तक आपके एप्लीकेशन ओपन रहेंगे और एग्जाम होने वाला है आपका 14 सितंबर को। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है चीजें। होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी, यू ऑलरेडी नो। ठीक है, अभी हमने हाल ही में 40+ सिलेक्शंस दिए हैं फॉर द NDA 1 2024 मेरिट लिस्ट जो रिलीज हुई और इतनी सुंदर सुंदर मेरिट ऑर्डर प्रोड्यूस किए। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, 8 रिकमेंडेशंस हमने दिए हैं फीमेल्स के फॉर 35 सीट्स। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये हाईएस्ट सिलेक्शन रेट है सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी का इन गर्ल्स इन दी NDA एग्जामिनेशन। आज से नहीं है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था, वर्डिक्ट पास किया था, तब से लेकर आज तक हर बैच में हम हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स रिकमेंडेशन भेज रहे हैं। क्यों है? क्योंकि वो स्ट्रैटेजाइज प्लानिंग है, उसी हिसाब से प्लानिंग होती है। गर्ल्स की अलग तरीके से असेसमेंट होता है, गर्ल्स का अलग तरीके से फीडबैक दिया जाता है, उनके अलग PPNDTs होते हैं, तो उनके टास्क डिफरेंटली कराए जाते हैं, उनको उन पैरामीटर्स पर असेस किया जाता है ना। रही बात बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी अबाउट द डिफरेंट बैचेस। ठीक है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये सब मैं आपके सामने एक्सक्लूसिवली बता रही हूँ। लेकिन आइए एक बार मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स NDA 2025 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज के लिए 11th, 18th एंड 25th नवंबर, इस दिन आपके पास में हमारे नए बैचेस अवेलेबल हैं। आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे नंबर्स पे। CDS में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो दैट इज दिसंबर। ठीक है, दिसंबर 1 से आप CDS के टारगेट 2025 बैच के लिए एडमिशन ले सकते हो। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो NDA फाउंडेशन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो NDA फाउंडेशन के जो रजिस्ट्रेशंस हैं बस वो ओपन हो जाएंगे आपके 15 तारीख से, विच इज़ 15 नवंबर से वो ओपन हो जाएंगे आपके। इसकी कंप्लीट वीडियो विद कंप्लीट डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर, क्या चीज़ें हैं, ये मैं 15 तारीख से पहले ही लॉन्च कर दूँगी ताकि आप अपना डिसीजन लेके प्री बुकिंग करा लें, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड सीट्स होती हैं और ऑल ओवर इंडिया का इतना सुंदर रिस्पॉन्स है। क्यों? क्योंकि हमारी फैसिलिटीज़ ही इतनी अच्छी और इतने वेल क्यूरेटेड मैनर में ये कोर्स चल रहा है कि हर बार अगर आप रिटन प्लस SSB बैच की बात करते हो तो सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो वी हैव वे मोर गुड स्टूडेंट्स इन द रिटन प्लस SSB बैच। तो सिंपल सा है कि प्लान तरीके से करोगे ना तैयारी, क्योंकि रिटन के साथ में SSB का माइंड मेकअप होना, आपकी पर्सनैलिटी वैसे डेवलप कराना, ये बहुत इंडिविजुअली मैटर कर जाता है। और प्लस रिटन प्लस SSB के सिलेक्शन सिर्फ ऐसे ही नहीं आते हैं, इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड अटेंशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है जिसका हम ध्यान रखते हैं। विद दिस होप आज का ये नोटिफिकेशन डिटेल आपको पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फॉर एनी सच अपडेट्स अगर आप और देखना चाहते हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद।